के वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है, अपवर्तन के कितने रूल हैं। साथियों, अगर हमारी चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरुआत करते हैं आज के शानदार लेक्चर की। प्रकाश का अपवर्तन। साथियों, अपवर्तन से पहले ये बात जानना जरूरी है कि सघन माध्यम, विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम। इसमें सघन माध्यम की बात करें, सघन माध्यम और विरल माध्यम, तो आपको याद रखना है कि सघन माध्यम विरल माध्यम में क्या फर्क होता है। इसे 3 एग्जाम्पल लेते हैं हम। जल, कांच, जल, कांच और वायु। आपके सामने साथियों 3 एग्जाम्पल है, जल, कांच और वायु। हम इन तीनों में पूछें कि इन तीनों को आप सघन माध्यम के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन तीनों को आप सघन माध्यम के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा सघन कौन है यहाँ पे? कांच। फिर साथियों कौन है? जल। फिर कौन है? वायु। तो किस बात के आधार पर हम ये कह पा रहे हैं, किस बात के आधार पर हम ये कह पा रहे हैं कौन सघन है कौन विरल है? तो पहली बात समझिए। पहली बात साथियों बात ये है कि जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है वो माध्यम आपका विरल होता है। जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वो माध्यम आपका सरल होता है। अगर इन तीनों की बात करें, कांच, जल, वायु में, तो जो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है वो किसमें होती है? वायु में, फिर जल में, फिर कांच में। इसीलिए जो कांच है आपका वो कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। और जो वायु है वो विरल माध्यम है और जल भी विरल माध्यम। इन तीनों की अगर कंपेयरिंग करें तब की बात है। अगर साथियों हम सिर्फ कांच और जल ले लें, अगर हम सिर्फ कांच और जल ले लें और फिर हम आपसे ये कहें कि कांच और जल में आप ये बताओ कौन माध्यम सघन है कौन माध्यम विरल है। कांच और जल में, तो कांच और जल में अगर बात करें तो साथियों कांच में प्रकाश की चाल कम होगी जल की अपेक्षा, जल में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी कांच की अपेक्षा। तो आपका जल है साथियों वो विरल माध्यम हो जाएगा और कांच क्या हो जाएगा? आपका सघन माध्यम हो जाएगा। अगर अब हम जल और वायु ले लें, जल और वायु ले लें, हम आपसे ये पूछें कि जल और वायु में कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा माध्यम सघन है। तो स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल की बात करते हैं तो वायु में साथियों सबसे ज्यादा होती है, कांच में कम है। अगर जल और वायु में प्रकाश की चाल की तुलना करें तो वायु में ज्यादा, कांच में कम है। तो इस समय कांच आपका सघन हो जाएगा, इस समय आपका कांच सघन हो जाएगा, वायु आपकी विरल हो जाएगी। यहां तक की कहानी क्लियर हुई? अच्छा, अब जरा आप गौर से यहां पर देखिए, यहां पर जल आपका विरल था, यहां पर जल आपका सघन है। तो अब यहां भी साथियों ये देखना बहुत जरूरी होता है कि कंपेयरिंग किससे हो रही है, तुलना किससे हो रही है। यहाँ पर कांच और जल की बात कर रहे हैं तो कांच में प्रकाश की चाल कम और जल में ज्यादा थी, तो जल आपका विरल और कांच आपका सघन हो गया। यहाँ पर वायु जल की तुलना हो रही है तो वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होती, जल में कम होती, तो वायु की तुलना में जल कैसा आपका सघन है। तो ये कुछ जरूरी नहीं कि जो माध्यम सघन है वो हर समय सघन ही रहे, फर्क सिर्फ इस बात पर पड़ता है कि उसकी तुलना किससे हो रही। तो सघन और विरल की पहचान ऐसे करेंगे, जिसमें प्रकाश की चाल कम वो सघन, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा वो आपका विरल। और कांच, जल, वायु की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सघन कांच हुआ, पर जल, पर आपकी वायु। सबसे ज्यादा विरल की बात करते हैं तो वायु होगी इन तीनों की तुलना में। अब साथियों हम समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन। साथियों अब समझते हैं कि अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है, आखिर अपवर्तन है क्या है। आप ये 2 डायग्राम देखिए। पहले वाले डायग्राम में पहला माध्यम कांच है, दूसरा माध्यम वायु है। दूसरे वाले डायग्राम में पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम कांच है। ये आपकी आपतित कण है OP, और जो O है वो आपका आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु अगर कभी बात कर दी जाए तो जिसपे आपतित कण आके टकराती है वो आपका आपतन बिंदु होता है। और ON आपका क्या है साथियों? अवलंब है। क्या है? अवलंब।
और जो किरण आपकी OQ है, इस किरण का नाम है आपके परावर्तित किरण। सॉरी, क्या नाम है इसका? अपवर्तित किरण। अगर हम बात करते हैं इस वाले कोण की, अगर इस वाले कोण की बात करते हैं I, या इस वाले कोण की करते हैं R, ये कोण R लिखा जाएगा, ये कोण I लिखा जाता है। ये कोण साथियों यहाँ पे I लिखा जाएगा और ये कोण आपका R लिखा जाएगा। थोड़ा विचार करिए आप गौर से। जिस बिंदु पर आपतन कण आके टकराए वो होता है आपतन बिंदु, और दूसरे माध्यम में जो कण है उसका नाम है आपका अपवर्तित कण। ये साथियों ON आपका नॉर्मल यानी अवलंब है। आपतित कण और अवलंब के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम होता है आपतन कोण। अपवर्तित कण और अवलंब के बीच जो कोण बनता है साथियों उसका नाम होता है अपवर्तन कोण। कितनी बातें क्लियर भाई? अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? पहला माध्यम कांच है, दूसरा माध्यम वायु है। जब प्रकाश की कण कांच से वायु में गई, कांच आपका सघन है, वायु आपका विरल है। जब प्रकाश की कण कांच से वायु में गई तो आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल से दूर हट रही है। वैसे इस कण को ऐसे आके ऐसे डॉट डॉट करके निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, थोड़ी अवलंब से दूर हट गई। इसमें हमने क्या देखा? जब वही प्रकाश की कण वायु से कांच में गई तो हमने देखा कि प्रकाश की अवलंब की ओर झुक रही है। वैसे इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन अवलंब की ओर ये झुक गई। तो दो परिस्थितियों का हमने अध्ययन किया। पहली परिस्थिति, प्रकाश की कण अवलंब से दूर हट रही है। दूसरी परिस्थिति, प्रकाश की कण अवलंब की ओर आ रही है। अब अपवर्तन की परिभाषा क्या हुई? बस अपवर्तन की परिभाषा तो यहीं से निकल के आती है। प्रकाश की कण का मार्ग साथियों जे था, प्रकाश की कण का मार्ग था जे, कभी अपने मार्ग से ऊपर, कभी अपने मार्ग के नीचे। ये ऊपर नीचे होना ही अपवर्तन है। ऊपर नीचे होने का मतलब अपने मार्ग से विचलन, अपने मार्ग से विचलित होना, अपने मार्ग से भटकना। परिभाषा क्या निकल के आएगी? परिभाषा समझिए गौर से यार, कि जब प्रकाश की कण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, कांच भी पारदर्शी माध्यम है और आपकी वायु भी पारदर्शी माध्यम है। जब प्रकाश की कण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। यानी अपने मार्ग से भटकना, अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या साथियों? अपवर्तन है। अब यहाँ पे कुछ परिस्थितियां बन के आती हैं। इस कंडीशन में देख रहे हैं, इस कंडीशन में साथियों हम देख पा रहे हैं कि I जो कोण है, देखिए ये फैला हुआ है, ये सिकुड़ा हुआ है, तो I इज लेस देन R। जो I है वो R की तुलना में क्या है? कम है। इस परिस्थिति में हम देख पा रहे हैं कि I इज ग्रेटर देन R। जो I है वो R की तुलना में कैसा है? बड़ा है। तो यहाँ पे दो बातें निकल के आएंगी। कभी डायग्राम बना होगा, और डायग्राम बना होगा उस समय जो आपतन कोण है हो सकता है कभी अपवर्तन कोण से ज्यादा दे, कभी अपवर्तन कोण से कम दे। जब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम है तो पहला माध्यम आपका सघन होगा, दूसरा माध्यम आपका विरल होगा। विरल माध्यम में कोण ज्यादा बनता है। इस कंडीशन देखिए, I इज ग्रेटर देन R, यानी कि जब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा हो तो पहला माध्यम आपका विरल होगा, दूसरा माध्यम आपका सघन होगा। सीधी सी बात आपको याद रखना है कि जब कोण का मान जिस माध्यम में ज्यादा हो वो माध्यम आपका विरल होगा, दूसरा माध्यम आपका सघन होगा। बात समझ में यहां तक हमारी आई आपको? दूसरी बात, एक शब्द वर्ड होता है आवृत्ति, एक वर्ड होता है आवृत्ति। ये आपका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रकाश की अपवर्तन की घटना में आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। एक साथियों वर्ड और आएगा, चाल, तरंगदैर्घ्य, चाल और तरंगदैर्घ्य और तीव्रता। आपको ये दो वर्ड याद रखना है। एक वर्ड आवृत्ति है, एक वर्ड चाल है, एक तरंगदैर्घ्य और एक तीव्रता है। तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना में साथियों चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। समझिए कैसे नहीं बदलती, हम आपको समझाएं। प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, माध्यम परिवर्तन होगा साथियों तो 100% चाल बदल जाएगी। ठीक है,
तो चाल बदल गई तो तरंगदारी बदल जाएगी। तीव्रता का मतलब होता है साथियों, जब प्रकाश की कण यहाँ से यहाँ तक आएगी तो यहाँ पर टकराएगी तो कुछ परसेंटेज तो प्रकाश साथियों जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो धूल के कण हैं, वायु कण हैं, तो कण को प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शोषित कर लेते हैं, या फिर ऐसे होता है कि प्रकाश की तीव्रता में भी परिवर्तन हो जाता है। सिर्फ प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आपको याद रखना है। कभी हम आपसे पूछ दें कि ऐसी प्रकाश की अपवर्तन की घटना में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, तो आपको याद रखना है आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अपवर्तन में आवन है, आवृत्ति में आवन है, यहाँ से आप एक आइडिया लगा लेंगे। ठीक है साथियों, अगर अपवर्तन के कारण की बात करते हैं, अगर अपवर्तन के कारण की बात करते हैं, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि अगर अपवर्तन होता क्यों है। कभी आपसे ये पूछते हैं कि अपवर्तन होता है क्यों, तो आप सुनिए जवाब क्या है आपका। पहले आपका सघन माध्यम, फिर आपका विरल माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम, विरल माध्यम। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम और विरल में ज्यादा। जब यहाँ चाल कम थी, यहाँ चाल ज्यादा हो गई, तो ये प्रकाश के अवलंब से दूर हट गई। यहाँ देखते हैं, यहाँ वायु, यहाँ कांच है, यहाँ पे चाल ज्यादा, यहाँ पे चाल कम। जब चाल कम होगी तो अपवर्तन की ओर, अवलंब की ओर आ गई प्रकाश की किरण। तो इन दो बातों से स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश की जो अपवर्तन का कारण है वो प्रकाश की चाल है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यही अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन का साथियों जो कारण है वो क्या है, प्रकाश की चाल। यानी कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यही अपवर्तन का कारण है। अगर सभी माध्यम में प्रकाश की चाल समान बनी रहे तो अपवर्तन नहीं होगा दोस्त। अगर जितनी चाल इसमें उतनी चाल इसमें हो तो प्रकाश बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, जितनी चाल इसमें है उतनी चाल इसमें हो तो प्रकाश बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। कम ज्यादा होती है तभी प्रकाश की अपने मार्ग से विचलित होती है, अपने मार्ग से डाइवर्ट होती है। यही रीजन है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। अगर प्रथम नियम की बात करें तो देखिए, ये आपका रहा डायग्राम। ये प्रकाश की कण ऐसे ही आई, वैसे इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था और अपने मार्ग से कैसे हो गई, डाइवर्ट हो गई, अवलंब की ओर झुक गई। जब अवलंब की ओर झुकी है तो 100% क्या है साथियों, पी क्यू कण है। जी बिंदु ओ मान लिया, जी बिंदु हमने एन मान लिया, जी बिंदु हमने एक्स मान लिया, जी बिंदु हमने एक्स डैश मान लिया। इधर साथियों जो माध्यम है वो वायु है आपका, इधर साथियों जो माध्यम है वो क्या है आपका, कांच है। यह है साथियों कांच। अब अपवर्तन के रूल की बात करते हैं। यदि प्रथम नियम की बात करें, यदि साथियों प्रथम नियम की बात करें, अपवर्तन का प्रथम नियम बहुत सरल है साथियों। जो ओपी कण है इसका नाम क्या है आपका, आपतित कण, और जो ओ क्यू है उसका नाम है आपका अपवर्तित कण, और जो बिंदु ओ है वो है आपका आपतन बिंदु। जो ओ एन है ये आपका अवलंब है। तो आप देख पा रहे हो तीनों बिंदु ओ पर हैं, तो कह सकते हो कि आपतित कण, इसको अलग अलग हिसाब से किताबों में लिखा है, आप जैसे समझो वैसे समझ सकते हो। आपतित कण, अवलंब और अपवर्तित कण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ये एक ही तल में होते हैं। आपतित कण, अवलंब और अपवर्तित कण तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, या फिर इसको ऐसा कह लीजिए, आपतित कण और आपतन बिंदु पर अवलंब और अपवर्तित कण तीनों एक ही तल में होते हैं, ऐसे भी कह सकते हो इसको। प्रथम नियम समझ आया। अब दूसरे नियम की बात करते हैं, सेकंड लॉ। साथियों सेकंड लॉ की यदि हम बात करें तो सेकंड लॉ को साथियों स्नेल के नियम से भी जानते हैं। सेकंड लॉ को स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। स्नेल नियम क्या है, समझिए स्नेल नियम क्या है। ये साथियों होता है साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, जहां पर एन को नियत माना गया है। क्या माना गया साथियों, एन को नियत माना गया है। नियत। अब साथियों दूसरे नियम में क्या पढ़ेंगे, जो साथियों साइन इसको हिंदी में पढ़ते हैं ज्या। क्या पढ़ते हैं, ज्या। जो आई लिखा है साथियों इसको पढ़ते हैं आपतन कोण। आई को पढ़ते हैं आपतन कोण। जो आर है साथियों इसको पढ़ते हैं हम लोग
अपवर्तन कोण, आर को पढ़ते हैं अपवर्तन कोण, और जो लाइन है इस लाइन का नाम साथियों क्या है, अनुपात। अब यहां से परिभाषा बन के आएगी आपके सामने, गौर करना आपको, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। जो दूसरा नियम है उसको स्नेल के नियम से भी जानते हैं, कैसे याद करेंगे। आपतन कोण की ज्या बहुत संक्षिप्त में है, ऐसे भी किताबों में लिखा हुआ है, विस्तार से भी लिखा हुआ है, ऐसे आप याद करिए इसको। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। स्नेल नियम कैसे याद करेंगे, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या इसको ऐसे याद कर लिए। किन्हीं दो माध्यमों किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। साथियों यहाँ पर एक नियतांक n लिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। यहाँ पर हमने नियतांक n लिया है, इसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। इसी को क्या बोलते हैं साथियों, अपवर्तनांक। अगर यहाँ पर अपवर्तनांक आपका n1 हो जाए और यदि यहाँ पे अपवर्तनांक आपका n2 हो जाए, तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे साइन i बटे साइन r बराबर 1n2। अब 1n2 का मतलब क्या हुआ, 1n2 का मतलब हुआ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको और आगे अगर लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे n2 बटे n1। तो साथियों ये सूत्र बन गया आपका साइन i बटे साइन r, अगर क्रॉस मल्टीप्लाइड करें तो क्या आएगा, n1 साइन i बराबर आएगा n2 साइन r। जब कभी हम सूत्र अप्लाई करेंगे स्नेल का नियम, तो ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे।